हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सहारनपुर जी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो बात की थी वो की थी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग। उसके अंतर्गत हमने बताया था एक केंद्रीय उच्चभूमि, फिर एक पूर्व का पठार, एक पूर्वोत्तर का पठार, एक दक्षिण का पठार और एक दक्षिण की पहाड़ियाँ। उसके अंतर्गत हमने केंद्रीय उच्चभूमि हमने समझ ली थी। केंद्रीय उच्चभूमि के अंतर्गत हमने देखा था अरावली पर्वत, मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन सारे के बारे में हमने अध्ययन किया था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पूर्व का पठार। पूर्व का पठार, इस पूर्व के पठार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। देखो, सपोज करो ये एक पूरी की पूरी संरचना है पूर्व का पठार की। किस चीज की है? क्या? पूर्व का पठार। ये क्या है? पूरा का पूरा, मैंने जैसे आपको मैप में बताया था इस प्रकार से ये है पूर्व का पठार। इस पूर्व के पठार के अंतर्गत हमें तीन संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। ये क्या है? पूर्व का पठार। इसके अंतर्गत हमारी तीन संरचनाएं पाई जाती है। जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और जो उसका ये वाला भाग है इसको बोलते हैं हम जहां छत्तीसगढ़ का पठार। और इसको बोलते हैं हम दंडकारण्य का पठार। इन तीनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से, इन तीनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं पूर्व का पठार। तो पूर्व के पठार के अंतर्गत हमारा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार। इन तीनों संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्व का पठार। इन तीनों पठारों के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिससे हमारा क्या, जो पूर्व में हमारे पठार पाए जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं छोटे नागपुर का पठार। यदि हम किसी पठार पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका विस्तार किस राज्य में है। विस्तार तो बहुत सारे राज्यों में होगा, लेकिन सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? उस पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो हमने पहले ही थोड़ा सा, जिससे टाइम बचे, हमने पहले ही लिख दिया था। तो छोटे नागपुर का पठार, ये रहा छोटे नागपुर का पठार। इसकी यदि हम लोकेशन की बात करें तो किस राज्य में है? ये हमारा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची के पास ही पड़ता है नागपुर। नागपुर एक महाराष्ट्र में भी है, एक नागपुर कहाँ सी है? छत्तीसगढ़, इसमें झारखंड में भी है। तो छोटे नागपुर का पठार कहाँ से है? हमारा झारखंड में। तो पहला तो पूछेगा कि छोटे नागपुर का पठार कहाँ से है? झारखंड में। देखो, हमें पता है कर्क रेखा भारत के क्या मध्य से होकर गुजर रही है? कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? भारत के मध्य से। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। उसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजर रही है हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है इस प्रकार से, तो उसके वो किस पठार से होकर गुजर रही है? छोटे नागपुर के पठार से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस पठार से, भारत के किस पठार से कर्क रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखना, कर्क रेखा किस पठार से गुजरती है? छोटे नागपुर के पठार से कौन सी रेखा गुजर रही? कर्क रेखा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारत के किस पठार से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो किससे गुजर रही? छोटे नागपुर के पठार से गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। अरे ये छोटा नागपुर का पठार है, ये धातु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जितनी भी धातु पाई जाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पठार से पाई जाती है। इस यानी कि धातु खनिज का क्या है? भंडार पाया जाता है यहाँ पे। किस चीज़ का भंडार पाया जाता है? धातु खनिज का। यहाँ से हमें अभ्रक की प्राप्ति होती है, स्टील की प्राप्ति होती है, लोहे की प्राप्ति होती है और कोयले की प्राप्ति होती है। तो आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा कि अभ्रक नगरी कौन सी है, या स्टील नगरी किसे कहा जाता है, या लोह नगरी किसे कहा जाता है, या कोयला नगरी किसे कहा जाता है। ये सारी की सारी, क्योंकि धातु खनिज कहाँ पाई जा रही सर्वाधिक? छोटे नागपुर के पठार में। जब यहाँ पाई जा रही तो यहाँ से ही धातु खनिज भी पाई जाएंगी।
तो जो अभ्रक पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कोडरमा से, कोडरमा। कोडरमा को हम कहते हैं भारत की अभ्रक नगरी। भारत की अभ्रक नगरी कौन सी है हमारी? कोडरमा। आपसे पूछेगा कि अभ्रक की प्राप्ति कहां से होती है, तो कोडरमा से। ये कोडरमा कहां से है हमारा? झारखंड में। स्टील की प्राप्ति होती है हमारी बोकारो से। तो स्टील नगरी किसे कहा जाता है? बोकारो को। आपको जब शिवम सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी लगी, कि बोकारो स्टील उद्योग लगा था ना जो, वो किस पंचवर्षीय योजना में लगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टील की प्राप्ति हमें कहां से होती है? बोकारो से होती है। लौह नगरी है हमारी जमशेदपुर। कहां से होती है लोहे की प्राप्ति? लौह नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। क्योंकि हमें पता है भारत में जो पहला लोहा केंद्र लगाया था, लोहा इस्पात केंद्र लगाया था, वो जमशेद जी टाटा ने लगाया था। तो उसी के नाम पर उस स्थान का नाम रख दिया गया। तो जमशेदपुर को क्या कहते हैं हम? लौह नगरी। तो लौह कहां से प्राप्त होता है हमारा? जमशेदपुर से। और कोयले की प्राप्ति होती है हमारी धनबाद से। धनबाद। धनबाद को कहते हैं हम कोयले की नगरी। क्या कहते हैं धनबाद को? कोयले की नगरी। ये सारे के सारे धातु खनिज कहां से पाए जा रहे हैं हमारे? छोटे नागपुर के पठार से। देखो कि छोटे नागपुर का पठार किसके अंतर्गत आता है? पूर्व पठार के अंतर्गत। कहां से है? झारखंड में। इससे एक रेखा गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा। इसमें क्या धातु खनिज का क्या भंडार है? भंडार का मतलब बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं। इसमें अभ्रक भी पाया जाता है, स्टील भी, लोहा भी और कोयला भी, और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभ्रक नगरी कोडरमा, स्टील नगरी बोकारो, लोहा नगरी जमशेदपुर, कोयला नगरी धनबाद। और ये जो हमारा छोटे नागपुर का पठार है, इससे एक नदी बहती है इस प्रकार से। इस छोटे नागपुर के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से, जिसका नाम है हमारा दामोदर नदी। कौन सी नदी बह रही है? देखो ये लिखी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किस पठार से होकर प्रवाहित हो रही है? तो छोटे नागपुर के पठार से कौन सी नदी बह रही है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किस पठार से होकर बह रही है? छोटे नागपुर के पठार से। क्योंकि जर्मनी में भी एक नदी है जिसका नाम है रूर नदी। जर्मनी में एक नदी है जर्मनी की, उसका नाम है रूर नदी। कौन सी है? रूर नदी। ये जो जर्मनी की रूर नदी है ना, ये विश्व के सबसे ज्यादा धातुविक खनिज इस रूर नदी से प्राप्त किए जाते हैं। जर्मनी की कौन सी नदी है? रूर नदी। विश्व के सर्वाधिक खनिज या धात्विक खनिज के भंडारण इस नदी में पाए जाते हैं। तो इस रूर नदी की तुलना किससे कर दी हमने? इस रूर नदी की तुलना कर दी हमने दामोदर नदी से। रूर नदी की तुलना किससे की? दामोदर नदी से। तो यही पूछता है कि भारत की रूर नदी कौन सी है? भारत की रूर नदी। तो भारत की रूर नदी कौन सी है? दामोदर। क्यों है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है रूर नदी से, जो जर्मनी में है। तो इसे कह दिया भारत की रूर नदी दामोदर नदी। और भारत का रूर प्रदेश जिससे सबसे ज्यादा खनिज पैदा होते हैं, जैसे जर्मनी से हो रही है ना, भारत के किस राज्य से सर्वाधिक धात्विक खनिज मिल रहे हैं? तो भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश झारखंड। रूर नदी कौन सी है हमारी? रूर नदी है हमारी दामोदर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भारत का खनिज का हृदय। क्योंकि ये यदि आप बात करोगे, हृदय कहाँ होता है? सेंटर में। और ये भी इसी प्रकार से जो इस पूर्व की पठार की लोकेशन है ना, वो इसी जगह है जिस प्रकार से हमारे दिल की होती है। इसलिए भारत का रूर हृदय किसे कहते हैं? भारत का खनिज का हृदय। हृदय का मतलब होता है जो मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये जो छोटे नागपुर का पठार है ना, हृदय क्या करता है?
ब्लड को हमारे कोशिका की ओर भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जितने भी हमारे धातु खनिज है ये भारत के प्रत्येक राज्य में भेज रहा है। तो जिस प्रकार हृदय कार्य करता है उसी प्रकार हमारा क्या कर रहा है, छोटे नागपुर का पठार कार्य कर रहा है। इसीलिए इसे भारत का खनिज का हृदय कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहे सारे के सारे। उसके बाद दूसरा आता है हमारा छत्तीसगढ़ का पठार। ये रहा छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पठार कहाँ होगा। लोकेशन सबसे पहले कौन सी है, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से, जिसका नाम है महानदी। नदी वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि महानदी कहां से निकलती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही, महानदी। कौन सी नदी प्रवाहित हो रही, महानदी। ये जो महानदी वाला देखो, यदि कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कृषि उपज क्षेत्र होगा। जैसे कोई नदी बह रही है, सपोज करो ये महानदी है, ये महानदी है, जो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, कृषि उपज क्षेत्र होगा। कृषि उपज क्षेत्र। और कृषि उपज क्षेत्र होगा तो उसमें किस प्रकार की फसल बोई जाएंगी, यानी कि जिसको अधिक जल की आवश्यकता होगी। क्या होगी, जिसको अधिक जल की आवश्यकता होगी। अधिक जल की आवश्यकता किसे होती है, हमारी धान को। तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है ये वाला क्षेत्र, महानदी वाला क्षेत्र। इसमें क्या होती है, धान की खेती अधिक होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। पूछा हुआ कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ से महानदी प्रवाहित होती है। जो महानदी का क्षेत्र है, जो वहाँ के किसान है वो क्या करते हैं, क्योंकि पानी की तो उनके पास कमी नहीं है। जब पानी की कमी नहीं है तो वो कैसी फसल बोएंगे, जिसमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए, जैसे गन्ना और धान। तो वहाँ गन्ना तो ज़्यादा प्रयोग करते नहीं है, तो वे किसका प्रयोग करते हैं, धान का। वे वर्ष में 3 बार धान उगाते हैं। कौन, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं हम, धान का कटोरा। यहीं पे ही धान का कटोरा कहते हैं हम छत्तीसगढ़ को। और दूसरा क्वेश्चन बनता है चावल का कटोरा, क्योंकि चावल का कटोरा कहते हैं हम पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल। इसको मैं आगे जाकर जब नदी पढ़ाऊंगा, गंगा नदी, तो तब बताऊंगा कि चावल का कटोरा से क्यों कहते हैं हम। धान का कटोरा तो आपको समझ में आ गया वो क्यों कहते हैं, चावल का कटोरा मैं आपको नदी वाले चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस पूर्व पठार के अंतर्गत जो हमारी तीसरी संरचना आती है वो आती है दंडकारण्य का पठार। कौन सा, दंडकारण्य का पठार। इस दंडकारण्य के पठार की यदि हम लोकेशन की बात करें, इसका विस्तार की बात करें, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 2 राज्यों में क्या है, इसका सर्वाधिक विस्तार है। छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड। यानी कि इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक राज्य होगा, इसमें दोनों राज्यों में आएगा। सपोज करो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, इस प्रकार से क्या है, इसका विस्तार है दंडकारण्य का पठार। किस किस राज्य में, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस पठार से एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। कौन सी, इंद्रावती नदी। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि दंडकारण्य के पठार से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के पठार से महानदी, छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी। इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे ही आता है दंडकारण्य का पठार, इससे कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती। इस इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। किस राज्य में है, ये हमारा झारखंड में है। किस राज्य में है, हमारा झारखंड में है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि विश्व का सबसे सुंदर जलप्रपात है नियाग्रा, जो हमारा कहाँ से है, अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जब मैं आपको इरी और अंटारियो झील पढ़ाऊंगा ना, उन दोनों के मध्य बताऊंगा कि नियाग्रा जलप्रपात है। उस नियाग्रा जलप्रपात की तुलना किससे कर दी हमने, चित्रकूट जलप्रपात से। तो भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं हम, भारत का नियाग्रा
तो भारत का नियाग्रा, नियाग्रा का मतलब हो गया जो सबसे अच्छा जलप्रपात है, वो कौन सा है? वो विश्व की बात करें तो अमेरिका का है, और भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं हम? चित्रकूट, जो किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। जो दंडकारण्य का पठार है ना, उसके दक्षिणी भाग, सपोज करो ये दंडकारण्य का पठार है, इसका उत्तरी भाग को तो हमने जो कह दिया था कह दिया, जो इसका दक्षिणी भाग होगा इसे कहते हैं बस्तर का पठार। ये इस प्रकार से, ये जो संरचना होगी ना, ये वाली संरचना, पूरे को तो कह दिया हमने दंडकारण्य का पठार। जो इसका दक्षिणी भाग है इसे क्षेत्रीय भाग, जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं उसे एक विशेष नाम देते हैं जिसे कहते हैं बस्तर का पठार। तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बस्तर का पठार। इस बस्तर के पठार से टीन की प्राप्ति होती है। किस धातु की प्राप्ति होती है? टीन की प्राप्ति होती है। पूछेगा कि टीन की प्राप्ति भारत में किस पठार से होती है, या तो दंडकारण्य का पठार देगा या बस्तर का पठार देगा। सपोज करो उसने दंडकारण्य का पठार नहीं दिया, बस्तर का पठार दे दिया, तो आपको क्या लगाना है? बस्तर का पठार। यह था हमारा पूर्व का पठार। 3 संरचनाएं पढ़ी हमने। नंबर 1 पे पढ़ी हमने छोटे नागपुर का पठार, नंबर 2 पे पढ़ा छत्तीसगढ़ का पठार, और 3 पे पढ़ा हमने दंडकारण्य का पठार। तीनों की आपको लोकेशन भी पता चल गई होगी। इसके बारे में पता चल गया वो कर्क रेखा गुजर रही है, इसकी नदी कौन सी है? दामोदर, इससे महानदी निकल रही है, इससे इंद्रावती निकल रही है। इसे धान का कटोरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महानदी के क्षेत्र में अधिक धान की खेती की जाती है, इसलिए। इसके किनारे कुछ शहर भी हैं, और उन शहरों में क्या हो रहा है? इन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है। अब्रक नगरी कोडरमा, स्टील नगरी बोकारो, लोहा नगरी जमशेदपुर, और कोयला नगरी धनबाद। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। इस प्रकार से था हमारा पूर्व का पठार। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमने संरचनाएं लिखवाई थी आपको, वो लिखवाई थी पूर्व उत्तर का पठार या उत्तर पूर्व का पठार। तीसरे नंबर पे जो हमने संरचना लिखी थी, हमने इस प्रकार से बनाया था ना, भरत पढ़ाया था प्रायद्वीपीय संरचना के अंतर्गत। इस प्रकार से हमारा भारत का मैप था। यहां पे मैंने बताया था केंद्र के अंतर्गत केंद्रीय भूमि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था पूर्व का पठार, और नंबर 3 में बताया था पूर्व उत्तर का पठार, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व का पठार। ठीक है, तो हमने केंद्रीय भूमि पढ़ ली, पूर्व का पठार पढ़ लिया। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर का पठार। वैसे तो पूर्वोत्तर का पठार मैंने हिमालय वाले चैप्टर में आपको बता दिया था, लेकिन उसको एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करते हैं। इसको ही बोलते हैं पूर्वोत्तर का पठार। इसको हम बोलते क्या है? पूर्व उत्तर का पठार। ये किधर है? पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा में है, तो उसे बोलते हैं पूर्व उत्तर का पठार। ये जो पूर्व उत्तर का पठार है, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्व किसका भाग है? हिमालय का। लेकिन जो पूर्वोत्तर है का जो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है। क्योंकि इस प्रकार से जब हिमालय पे दाब पड़ा, जब संचलन हुआ तो क्या हुआ? इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो ये जो ये संरचना थी कभी यहाँ होया करती थी, लेकिन जब दाब पड़ा तो ये टूट कर क्या होगी? प्रायद्वीप भारत से क्या होगी? हमारी अलग होगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ था? पूर्व उत्तर के पठार का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। पूर्व उत्तर का पठार या उत्तर पूर्व का पठार, इसको हम बोलते हैं मेघालय का पठार। और इसको ही बोलते हैं शिलोंग का पठार। क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व का पठार, या शिलोंग का पठार, या मेघालय का पठार। इसके अंतर्गत हम 3 श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, पर कोई नहीं, आज पे रिकॉल कर देते हैं। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती है हमारी: गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी।
इन तीनों पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से, तीनों पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर का पठार। ये किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है। सबसे पहले तो यहां पे लिख लो, ये किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है। प्रायद्वीप भारत का भाग है कौन? पूर्वोत्तर का। ये शिलोंग का पठार। बाकी तुम एक मीरी, मिसमी, अबोर, मिसमी, पटकुईबम, नाग, मिकिर, रेगमा, मेजो पहाड़ी, ये सब किसका भाग है? हिमालय का भाग है। लेकिन जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है ना, ये किसका पार्ट है? ये हमारी है प्रायद्वीप भारत का पठार। इस गारो पहाड़ी पर मैंने आपको बताया था एक चोटी थी नोकरेक, नोकरेक चोटी। इस नोकरेक चोटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये शिलोंग या मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। दूसरा आपको यहीं पे ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? हमारी नोकरेक। किस पहाड़ी पर है? गारो पहाड़ी पर। एक चीज और, ये दिशा में पता हमें, ये दिशा कौन सी है? ये पश्चिम है, ये पूर्व है। यदि आपसे पूछ लिया कि इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम या पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में कौन सी है हमारी? पश्चिम में है गारो और पूर्व में है हमारी जयंतिया। तो कभी पूर्व से पश्चिम पूछ ले या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हमारा क्या है। इस खासी पहाड़ी पर एक जगह पड़ती है मानसिन राम, या बोलते हैं चेरापूंजी। पूछेगा मानसिन राम किस पहाड़ियों पर है, तो खासी पहाड़ी पर है मानसिन राम। ये क्यों प्रसिद्ध है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा हमारी किस कहां पर होती है? मानसिन राम में। विश्व की भी और भारत की भी। पूछ लिया कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मानसिन राम। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम। विश्व की सर्वाधिक बोल रहा हूं मैं, और भारत की सर्वाधिक वर्षा बोल रहा हूं। कभी आपसे पूछा कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है, उसका आंसर होगा केरल, मालाबार तट, और सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन दो बनते हैं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा या भारत की सर्वाधिक वर्षा? भारत की सर्वाधिक वर्षा। मैं बोल रहा हूं सबसे अधिक वर्षा कहां से हो रही है? मानसिन राम या चेरापूंजी में। चेरापूंजी में एक जगह पड़ती है मानसिन राम, वहां पे होती है। यदि पूछेगा कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहां होती है, मानसून के द्वारा भारत में सबसे पहले वर्षा होती है केरल, मालाबार तट पर, लेकिन सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम में होती है। ये इतना ही था इसके बारे में, पूर्वोत्तर पठार के बारे में। ये था हमारा आज का पूर्व का पठार और पूर्वोत्तर का पठार। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का पठार और पूर्व उत्तर का पठार, इन दोनों को अलग करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? पूर्व का पठार, देखो ये दोनों कभी एक होया, सपोज करो कभी दोनों क्या थी, इस प्रकार से एक संरचना थी, लेकिन पृथ्वी में संचलन होने के कारण ये दोनों क्या टूट के क्या अलग होगी? लो हमने कर दी अलग। ये दोनों क्या टूट के क्या अलग होगी? इनके मध्य क्या बन गया? एक गैप बन गया ना। तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, पूर्व का पठार और पूर्वोत्तर का पठार नोट करके लिखना। नोट, पूर्व का पठार वह पूर्वोत्तर का पठार। के पठार के मध्य
पठार के मध्य राजमहल गैप या गारो गैप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पूर्व का पठार और पूर्वोत्तर के पठार के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाला क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र है, इसको या तो गारो गैप कहते हैं या राजमहल गैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजमहल गैप, या इसको भी बोलते हैं गारो गैप। क्या बोलते हैं? गारो गैप। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।